हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके लिए लेकर उपस्थित हूँ सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर। ये क्वेश्चन जो मैं आपको डेली 10 क्वेश्चन करवाती हूँ, उनमें से यदि आप रिलेट करके देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आपको एग्जैक्ट 2 से 3 या 4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आए हुए हैं। बात ये है फ्रेंड्स कि ज़रूरी नहीं कि हूबहू क्वेश्चन मिल जाए, कभी कभी लहजे को घुमा के भी क्वेश्चन को बनाया जाता है, एग्जामिनर बनाता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक टीचिंग एबिलिटी हमारे पास है, टीचिंग एबिलिटी में जा रहे हैं, टीचर की एक भूमिका है हमारी। तो हमें एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने के लिए खासकर तो सीटेट में नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो लहजा वही मतलब क्वेश्चन वही रहेगा, बस वो क्वेश्चन का तरीका बदल देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगी कि इसके पहले मैंने कई वीडियोस में बना चुकी हूँ। कम से कम आप 150 से 200 क्वेश्चन होंगे उसमें, वो जाके आप ज़रूर देखें। और मैंने क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से समझाने की कोशिश करी है। यदि आप उनको देखना चाहते हैं तो बिल्कुल देखें और अपनी बेसिक नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम के टाइम में बैठते हैं तो क्वेश्चन हूबहू नहीं फंसते, बहुत ही कम फंसते हैं। और जब हमारी बेसिक ही चीज़ें कंफर्म नहीं होती तो हम कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाता है। और उस टाइम तो जब से ये मॉनिटर हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हुई है, तब से थोड़ा सा और ही दिक्कत हो गई है, क्योंकि चीज़ों को एक साथ पढ़ पाना और उसमें माउस भी संभाल पाना, तो जिन लोगों ने कंप्यूटर नहीं चलाया है उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, वरना कुछ है नहीं, मोबाइल की तरह उसको भी यूज़ करते हैं। चलिए फ़िलहाल फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम शुरू करते हैं अपने वीडियोस को। तो पहला है आपका बच्चे के घर का संवेग। अरे भगवान, घर का संवेग नहीं है, यहाँ पे है डर का संवेग। क्या टाइप हो जाता है लिखते समय। तो ये आपका हो जाएगा भय का संवेग। घर का कोई संवेग नहीं होता। तो संवेग कौन से विकार पैदा कर देता है जिससे उसकी सीखने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे बच्चे का अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है। अच्छा, वैसे उसमें नकारात्मक भाव बनाते हैं। भाई अग्रसर बच्चा, भाई अग्रसर नहीं होगा भैया, यहाँ होगा ऐसा कि भयग्रस्त बच्चा, भयग्रस्त बच्चा। अपने अंतरिक्ष भी नहीं होगा, यहाँ होगा आंतरिक। माफ़ करिएगा फ्रेंड्स, क्या करें, ये टाइपिंग में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। फिलहाल आप समझ लीजिएगा कि भयग्रस्त हो जाएगा, यहाँ पे आंतरिक। संहिता भाव को व्यक्त नहीं कर पाता और वह कुंठाग्रस्त हो जाता है। और वह कैसा हो जाता है? कुंठाग्रस्त हो जाता है। चौथा ऑप्शन है भय से अपमान और आत्मग्लानि व्याप्त होती है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले आपसे यही कहती हूँ कि जब भी आप सीटेट का क्वेश्चन आप हल कर रहे हों तो आप पहले क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ें और उसको पहले समझने की कोशिश करें। तो पहले हम क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। कह रहा है कि यदि कोई बच्चा भय से ग्रसित है, ठीक है, भय से ग्रसित है, किसी बच्चे में भय आ जाता है तो वो कैसे बच्चा है जो सीख नहीं पाएगा किसी नई चीज़ को, ठीक है, या कोई बच्चा है जो नई चीज़ सीखने जा रहा है, डर की वजह से क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। फ्रेंड्स, मैं इसमें कुछ ये आपको बताना चाहती हूँ कि जो संवेग है क्या आपने मैकडूगल साहब की थ्योरी में देखी होगी, जिन्होंने हमारी 14 मूल प्रवृत्तियों को उन्होंने बताया हुआ है। उन्होंने कहा है कि हमारा जो मन है वो 14 मूल प्रवृत्तियों से मिलकर चलता है, ठीक है, जो और सभी मूल प्रवृत्तियों की एक मूल प्रवृत्ति पे एक आपका संवेग होता है, ठीक है, एक मूल प्रवृत्ति पे एक संवेग होता है और 14 मूल प्रवृत्ति संवेग के हिसाब से 14 संवेग होते हैं। तो जिसमें से एक संवेग है आपका भय, जिसे बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मैकडूगल साहब के जो थियरी से यूपी टेट जो अभी आपका 2021 में आपका यूपी टेट हुआ था, उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यही था, मैकडूगल साहब के ये मूल प्रवृत्ति से ही। और जिन्होंने मूल प्रवृत्ति को ढंग से नहीं पढ़ा था उनका यूपी टेट में तो बहुत से सीडीपी में क्वेश्चन गए थे, मतलब छूट गया था क्वेश्चन, बहुत से ऐसे थे।
लेकिन सी-टेट में ऐसा है कि डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछता नहीं, लेकिन हाँ इसी तरह जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन बनाए जाते हैं, थोड़ा सा लहजा अलग होता है। चलिए फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि कोई बच्चा यदि भय से ग्रस्त हो जाता है तो क्या उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा अंतर्मुखी व्यक्तित्व का हो जाएगा? नहीं। क्या अंतर्मुखी का मतलब आप समझ रहे हैं कि बच्चा सभी तरीक़ों से सीख पाएगा। जब बच्चा पहले से डरा रहेगा तो कोई चीज़ को सीख नहीं सकता। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नकारात्मक भाव बनाते हैं। बट आप यही देखिए, यदि आप रास्ते में चल रहे हैं और अचानक से आपके सामने एक स्नैक आ जाता है, साँप आ जाता है, तो क्या आप सोच पाते हैं नेगेटिव पॉजिटिव? अब तो तुरंत भागते हैं। अभी मुझे सबका नहीं पता, लेकिन मेरे सामने आ जाएगा तो मैं तो तुरंत भागूँगी। और एक छोटा बच्चा, अगर छोटे बच्चे की बात करी जाए, क्योंकि मनोविज्ञान जो है वो छोटे बच्चे पे पूरी तरह से निर्भर है। हाँ, कभी-कभी व्यक्तियों के बारे में भी बात होती है, लेकिन जब हम एग्ज़ाम के पैटर्न को देखें तो वो लगभग बच्चे से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछता है। तो एक बच्चा है जो, अगर वो मैकडूगर साहब जो उदाहरण देते हैं, उन्हीं का उदाहरण मैं देना चाहूँगी कि वो कहते हैं कि यदि कोई बच्चा है और एक बहुत ही काला और भद्दा सा कुत्ता देख लेता है सामने, तो वह बिल्कुल डर जाता है। तो उस टाइम में हम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं सोच पाते, तो ये नकारात्मक भाव भरने की बात ही ख़त्म हो जाती है। अब देखते हैं भय से अपमान और आत्मग्लानि। जब भय होता है, जब डर लगता है इंसान को ना, तो अपमान आत्मग्लानि कुछ नहीं, कि सांप देखना है तो अब उससे लड़ने थोड़ी जाएंगे, भागेंगे कि ना। तो अपमान और आत्मग्लानि तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो गया, तीसरा ऑप्शन जो हो गया वो सही हो गया, कि भयग्रस्त बच्चा जो है वो अपने अंदर के भाव को अपने प्रकट नहीं कर पाएगा। वो डरा हुआ होगा और टीचर से अपनी बात को कह नहीं पाएगा, और उस तरह से वो सारी चीज़ों को अपने मन में दबा लेगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, कुंठाग्रस्त हो जाएगा बच्चा। ठीक है, आई होप मेरी बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा, जो है स्किनर द्वारा दिया गया अधिगम सिद्धांत है। ऑप्शन है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, उत्तेजक अनुक्रिया सिद्धांत, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कहूँगी कि स्किनर साहब ऐसे हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान की नींव रखे हैं। इन्होंने ही शिक्षा मनोविज्ञान को एक अलग सा टॉपिक बनाया हुआ है। मतलब मैं इनकी परिभाषाओं को जब मैं व्यक्तिगत बता रही हूँ, ये कहीं नोट में नहीं लिखा किसी बुक में, फिलहाल मैं ये कह रही हूँ कि स्किनर साहब की जब मैं परिभाषाओं को देखती हूँ, खासकर जब शिक्षा मनोविज्ञान में, तो मुझे बहुत ही ये होता है कि हाँ, इन्होंने बहुत ही बाल केंद्रित शिक्षा को लेकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया है। तो इन्होंने अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से दिए हैं? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत नहीं है फ्रेंड्स, उत्तेजक अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं है। अब मैं ये बता देना चाहूँगी, जो क्षेत्रीय सिद्धांत है, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत जो है, ये आपके कुर्ट लेविन साहब बताते हैं। कौन है? कुर्ट लेविन साहब। ठीक है, ये वन लाइनर क्वेश्चन, इसको आप याद रखिएगा। और सबसे ऑप्शन सही जो हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका चौथा, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसे SR थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, स्किनर के SR थ्योरी को कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, ये कहा जाता है स्किनर जी के सिद्धांत को। और यदि वीडियो आपको इन पे डिटेल में वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। वैसे यदि आप नोट भी पढ़ेंगे इनका, चाहे वो कोहलबर्ग हुए, पावलोव हुए, स्किनर हुए, थॉर्नडाइक हुए, ये सारे जितने भी इन लोगों ने बुद्धि के सिद्धांत या अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, वो बहुत ही क्लियर दिए हैं। आप आराम से इनको समझ सकते हैं। कोई भी बहुत वो हुआ नहीं है कि मतलब समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं है। CDP में बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। देखिए, तीसरा है, किस स्तर पर शिक्षा की समस्याएं अधिक महत्वपूर्ण और जटिल मानी जाती हैं? ठीक है, ऑप्शन है उच्च स्तर की शिक्षा। उच्च स्तर की शिक्षा मतलब 9 to 12। ठीक है, 9 to 12। प्राथमिक स्तर 1 to 5। ठीक है, माध्यमिक स्तर 6 to 8। ठीक है, उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, क्योंकि जिस तरह से हम क्लास में आगे बढ़ते चले जाते, जैसे जब हम प्राइमरी से प्री प्राइमरी से प्राइमरी में, फिर जूनियर में, फिर ऐसे सीनियर में जाते हैं, तो हमारा माइंड भी तो उसी तरह बढ़ता जाता है ना। तो हमारे लिए बहुत चीज़ें टफ नहीं होती। लेकिन जब एक बच्चा प्री प्राइमरी में होता है, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में बच्चा जब होता है, तो उसको सबसे पहली बात तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि स्कूल के वातावरण में ढलना। सबसे पहले बच्चा तो स्कूल में ही नहीं रह पाता, वो अपने दीदी भैया को ढूंढने लगता है कि मैं भैया के पास ही बैठूंगा, भले भैया 12 में बैठता हो तो क्या ना। तो बच्चा वातावरण में ही ढल नहीं पाता।
तो बहुत सी ऐसी जटिल समस्याएं होती हैं प्राथमिक स्तर के समय, जब बच्चा छोटा होता है 1 to 5 में बहुत दिक्कत होती है। जैसे बच्चा पहले तो स्कूल जाना नहीं चाहता, स्कूल चला जाता है तो क्लास में नहीं बैठता, क्लास में बैठता है तो उसको टॉफ़ी वॉफ़ी दे के या झूला वूला पे बहकाते हैं ना, और फिर वो क्लास में बैठने लगता है तो शब्द नहीं पहचान पाता, उच्चारण चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पाता। तो बहुत सारे ऑप्शन है फ्रेंड्स, आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, या यदि आप अपने छोटे भाई बहन को अपने साथ स्कूल लेके जाते होंगे या गए होंगे कभी भी, तो आपने इस चीज़ को झेला होगा पक्का। तो तीसरे का जब सबसे सटीक और सही आंसर हो जाएगा आपका प्राथमिक स्तर पे। प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल भी होती है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा मूलतः होती है अध्यापक केंद्रित नहीं, उद्देश्य केंद्रित नहीं, शिक्षा विधि केंद्रित नहीं। ये पहले की थी, जब से एनसीएफ जब से स्टार्ट हुआ तब से बात यही हो रही है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक के हिसाब से ही क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शिक्षा हम कुछ भी बना दिए, कुछ भी बुक पढ़ाई जा रही है, बच्चे को बस ठूस देना, किसी तरह रटना है बच्चे को, तो नहीं। बच्चा जितना सीख सकता है, जितना उसके वातावरण में है, उसके क्लास में हमें उतना ही सिखाना है, ठीक। तो ये आपका हो गया बाल केंद्रित शिक्षा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा मतलब वही प्री प्राइमरी की बात हो रही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, सृजनात्मकता के मुख्य घटकों में शामिल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहूँगी, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी, इंग्लिश में बहुत आसान होता है नहीं, क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी मैं कहती हूँ कि आपको हिंदी अगर ना समझ में आए तो इंग्लिश ज़रूर इसकी देखें, क्योंकि हम बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन जब मनोविज्ञान में हम पढ़ते हैं वो चीज़ नहीं, जैसे रागात्मक मतलब फीलिंग होता है, तो ऐसा लगता है बाप रे बाप रागात्मक है क्या, अब तो भारी बहुत लग रहा है रे ना, ऐसा हो जाता है क्रिएटिविटी। तो सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी के मुख्य कौन कौन से घटक हैं इसमें पूछा जा रहा है। मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी कि क्रिएटिविटी पे मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले ऑलरेडी डाल चुकी है, मतलब व्यक्तिगत विभिन्नता, इसके बारे में चिंतन क्या है, ये सब मैंने वीडियो में अपलोड कर लिया है अपने। आप चैनल पे विजिट करें, जाके देखें, आपको बहुत से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे जिस पे मैंने मात्र 20 मिनट या 15 मिनट की वीडियोस बनाई हुई है। आप 2 पार्ट में देखेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। आप, मैं फ्रेंड्स कहती हूँ ना, आपको सिर्फ मैंने बहुत छोटा करके उसको टॉपिक को बनाया हुआ है और बहुत बेसिक से समझाया हुआ है। यदि आप उसको लिखेंगे तो आप सिर्फ 2-3 लाइन में ही उस चीज़ को लिख के और आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो जब क्रिएटिव बच्चा होता है तो उसमें प्रवाह होता है, बिल्कुल ही, वह बहुत ही धारा प्रवाह सोचता है, सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है क्रिएटिव, ठीक है। मौलिकता बच्चे में होती है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पक्ष को कहीं ना कहीं बच्चा देख पाता है, भले वो 1 to 5 का ही होता है, कि उसको पता है कि बड़ों को गाली नहीं देना है और हमारे जो क्लासमेट हैं उनके साथ मिलजुल के रहना है। परिभाषा, उनको परिभाषाएँ, जिस चीज़ का वो क्रिएटिव, जिस चीज़ से वो सीखता है या जिस चीज़ को, नई चीज़ को बनाता है, उसकी परिभाषा भी खुद देता है, व्याख्या करता है चीज़ों को। पियाजे साहब ने इसी तरह थोड़ी छोटे बच्चों को कहा है कि ये नन्हे वैज्ञानिक है ना। तो ये आपका हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसका मतलब कि आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सभी। आई होप फ्रेंड्स मेरी बात क्लियर होगी। चलते हैं आपके अगले टॉपिक पे, ठीक है। देखते हैं आपका 6वां क्वेश्चन क्या है, शैक्षिक सिद्धांत के सूत्र मूर्त से अमूर्त की ओर का क्या तात्पर्य है। हाँ फ्रेंड्स, ये जो है आपका टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर, चोटी से एड़ी की ओर, ये आपका हो गया। जो है बहुत से ऐसे ऑप्शन हैं जो आपके सिद्धांत, इनके सिद्धांत को पढ़ना चाहिए। चोटी से एड़ी का सिद्धांत हो गया, मूर्त से अमूर्त से, और शून्य से शिखर तक का, ठीक है, ये सिद्धांत हो गया आपका। एक सिद्धांत, एकांकी रण का सिद्धांत हो गया आपका, समांतर का सिद्धांत हो गया ना। ये बहुत सारे सिद्धांत है जिसे आप जरूर देख के जाइएगा, क्वेश्चन तो फंसने हैं। 15-16 ठो ऐसे सिद्धांत हैं जो छोटे, मतलब एक आप कह सकते हैं शिशुअवस्था से लेके प्रौढ़ावस्था या किशोरावस्था तक आप जो ये बदलाव देखते हैं, इन्हीं पर ये सिद्धांत होता है, ठीक है। मूर्त मतलब जो चीज़ दिखाई देती है, ठीक है। मूर्त मतलब वो जो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है, देख सकते हो। इस बहुत ही बेसिक समझिए, कुछ है नहीं।
अमूर्त जिसे आप देख नहीं सकते, ठीक है। मूर्त मूर्त वो चीज़ जो बच्चा देख पा रहा है, उसको समझ पा रहा है। जैसे ये क लिखा है तो बच्चा समझ रहा है कि हाँ ये क है और इसी तरह क होता है और इसी तरह क बनाना है। लेकिन अमूर्त में जैसे आप अगर इसको एक तरह से इस तरह से लें कि जैसे मूर्त में जो चीज़ दिखाई देती है उसको हम समझ लेते हैं, छू लेते हैं और महसूस कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो अमूर्त चीज़ें होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, बस उसकी हम कल्पना करते हैं और उसको प्रूफ भी करते हैं, तब वो अमूर्त हो जाती है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का बल ना, जो गुरुत्वाकर्षण का बल है, क्या वो मूर्त है? क्या हमको सच में दिखाई देती है कि धरती हमें खींच रही है अपनी तरफ, ये गुरुत्वाकर्षण का बल है? नहीं, ये अमूर्त है, लेकिन है ना, वास्तव में है, प्रूफ किया है वैज्ञानिकों ने इसे कि गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये अमूर्त हुआ, जो नहीं दिखाई देता वो आपका अमूर्त हो गया, जो दिखाई देता है वो मूर्त हो गया। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की ओर क्या तात्पर्य है? मूर्ति को दिखाकर फिर उसके बारे में पूछना, तो मूर्ति है तो सीधे सीधे गलत है, मूर्ति कहाँ से आ गई? क्ले मॉडलिंग की कला का विकास। क्ले मॉडलिंग मतलब मिट्टी से नई नई चीज़ों को बनाना। क्ले एक दूसरे प्रकार की मिट्टी होती है, कुम्हार के टाइप, जो कुम्हार मिट्टी बनाते हैं उसी तरह का। जिन तथ्यों को साक्षात भौतिक रूप से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उन्हें उपलब्ध भौतिक उदाहरणों द्वारा पेश करना। चौथा है आपका अदृश्य से दृश्य की ओर, तो ये गलत है। ये अदृश्य से दृश्य की ओर तो खुद एक सिद्धांत है, इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये तीनों आपका गलत हो गया, ये आपका सही हुआ तीसरा ऑप्शन। कैसे सही हुआ कि इस ऑप्शन में कह रहा है बच्चे को हम जो पढ़ाते हैं, यदि वो सामने विकल्प उपस्थित न हो तो हम उसको प्रूफ करके कहीं न कहीं जो हमारे यहाँ उपलब्ध है चीज़ें उसमें उसको दिखाएं। जैसे हम क्या करते हैं कि अभी इस टाइम में प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया जाता है ना, प्रोजेक्टर से बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हम कहा जाता है कि जो है गुरुत्वाकर्षण बल इस तरह है, या प्रकाश जो किरण है उसमें 7 रंग है, या जो आपका रेनबो है उसमें 7 कलर है। लेकिन दिखाई तो बहुत कम देते हैं, 3-4 दिखाई देते, सातों कलर दिखाई नहीं देते। कभी बहुत मुश्किल से होता है कि सातों कलर दिखाई देते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रूफ करके बच्चों को दिखाते हैं ना, प्रूफ करके ही दिखाते हैं बच्चों को एक्टिविटी के द्वारा। तो जो चीज़ क्लास में नहीं है, भौतिक रूप से उपलब्ध नहीं है, बच्चे उसको छू समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको किसी तरीके से आप अपने तरीके से उसको समझाइए। यही आपका मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया, ठीक है। आई होप मेरी बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। अगला है आपका अधिगम में पुरस्कार का क्या प्रभाव पड़ता है? तो प्राणी उस कार्य को देर से सीखता, बिल्कुल नहीं। ऐसी तो बिल्कुल भी बात नहीं है कि आपसे कहा जाए कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, या होता था ना कि मैं तो अपनी क्लास की बात करूँगी, जब मैं 7th में थी तो भाई मैं उतनी पढ़ने में ठीक नहीं थी, बैक बेंचर्स थी, और जो मेरी फ्रेंड्स थी वो कहीं न कहीं बहुत ही अच्छी थी लोग। तो ये होता था कि वो कहती थी कि प्रियंका अगर तुम ये जो है मेरी कॉपी कंप्लीट कर दोगी तो मैं तुम्हें मुझे मैथ उस टाइम बिल्कुल ही नहीं आता था। तो मैथ का क्या होता था कि मैं तुम्हें मैथ का ये 1.1 वाला प्रैक्टिस सेट दिखा दूँगी, ठीक है। तो कहीं न कहीं वो पुरस्कार मिलता था, तो मैं उन सब की 1-2 चैप्टर तो वैसे ही कंप्लीट कर देती थी कि वो सब मुझे दिखाएँगे। तो पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है, हम देर से नहीं सीखते हैं, बहुत जल्दी सीख लेते हैं ना। जब पुरस्कार मिलता है तो बहुत जल्दी चीज़ें सीख लेते हैं। प्राणी उस कार्य को शीघ्र सीखता है, तो बिल्कुल यही सही है कि जब आपको पुरस्कार दिया जाए, मतलब आप कोई काम करिए और उसके लिए आपको पुरस्कार मिले। जैसे हम छोटे थे तो क्या होता था कि दुकान जाना है तो पापा से कहते थे पापा दुकान तभी जाएंगे या स्कूल तभी जाएंगे जब 5 रुपया देंगे ना, या टॉफ़ी देंगे या चॉकलेट देंगे। तो पुरस्कार से वो काम जल्दी होता है और जल्दी सीखते हैं हम। पुरस्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये तो बिल्कुल ही वो है कि पुरस्कार का कोई प्रभाव, ऐसा कुछ नहीं है। पुरस्कार का प्रभाव पड़ता है बिल्कुल ही। इसको स्किनर साहब पुरस्कार को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जो पुरस्कार को सही नहीं मानते फ्रेंड्स। इसके बारे में आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि कोई छात्र गणित में काफ़ी कमज़ोर है, आप उसकी सहायता के लिए क्या करना चाहेंगे? प्रधानाचार्य से इस विषय में परामर्श लेंगे? नहीं। उस छात्र के माँ बाप से समुचित परामर्श लेंगे? छात्र से बात करके पता लगाएंगे गणित में उसकी क्या दिक्कत है और तत्पश्चात उसे दूर करेंगे। बिल्कुल यही ऑप्शन सही फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा में गणित में सबसे तेज छात्र को आदेश देंगे कि वह उस कमज़ोर छात्र की मदद करे? बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे?
हाँ, थोड़ा मोड़ा कभी कर सकते हैं, लेकिन पहले उस बच्चे के बारे में बात करेंगे कि तुम्हें क्या दिक्कत है मैथ में। प्रतिभाशाली बालक की शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण, विशिष्ट कक्षाएं, इनमें से सभी। तो हाँ, एक प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है बहुत गति से सीखता है। और तो विशिष्ट कक्षाएं, हाँ, वो जो बच्चा प्रतिभाशाली होता है उसके लिए कक्षाएं, जो किसी भी कक्षा में बैठ जाए बच्चा बहुत ही मन से उस चीज़ को सीखता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि टाइम नहीं है, 20 मिनट की ही वीडियो बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइम लेंदी हो जाएगा क्लास। देखते हैं, शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताग्रस्त बच्चों की शिक्षा के लिए सामान्य स्कूल उपयुक्त क्यों नहीं है। सामान्य स्कूल में अक्षमताग्रस्त बच्चों का संयोजन संभव नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम सामान्य क्लास में भी बच्चे को आराम से पढ़ा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। शारीरिक एवं मानसिक अक्षमताग्रस्त बच्चों के लिए विशिष्ट शिक्षण पद्धति ही उपयोगी, बिल्कुल सही। क्योंकि जो बच्चा शरीर से नहीं ठीक है, विकलांग है, वो बच्चा ऐसा नहीं कि समावेशी शिक्षा में पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ पाएगा, लेकिन उसके लिए विशेष कक्षा होगी। तो एक जो बालक होगा विकलांग होगा, एक व्यक्ति पे या एक बालक पे एक टीचर लगा होगा कि आखिर क्या कमी है, क्या नहीं, समस्या समाधान का उपचार होगा। तो उसके लिए शिक्षण पद्धति विशिष्ट होनी चाहिए, विशेष प्रकार की कक्षा होनी। जैसे जो बच्चे अंधे होते हैं वो ब्रेन लिपि से पढ़ते हैं, तो वो सभी बच्चे एकदम सामान्य कक्षा में भी नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि उनकी वजह से कहीं ना कहीं ये नहीं है कि क्लास डिस्टर्ब होगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनके सीखने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये रहा आपके 10 क्वेश्चन, ये रहे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपके लिए डेली कुछ न कुछ ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ जो आपके CTET में तैयारी में काम देगी। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा जरूर बने। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।